नमस्कार दोस्तों, एग्जाम डिवीजन चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मेडिवल हिस्ट्री नोट्स, बहुत ही शानदार, सरल और सुस्पष्ट शब्दों में। पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों। एग्जाम डिवीजन चैनल एकमात्र चैनल है जो आपको फ्री नोट्स और विथ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं। और एग्जाम डिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और मेंस वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपको नोट्स में जो भी टॉपिक पसंद आए वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और कौन किसका पिता, जो दिल्ली सल्तनत में बहुत दिक्कत आती थी, वो मैंने इसमें एकदम सीरियल वाइज जमाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनको ज़रूर देखें आप, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में विदेशी आक्रमण और पार्ट 2 में दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट 3 है, इसमें भी दिल्ली सल्तनत का आज समापन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुआ करते थे उनको इसमें समझेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये गुलाम वंश चल रहा है हमारा, गुलाम वंश चल रहा है हमारा। और हम 7वें शासक पर आ चुके हैं। देखिए, सीरियल वाइज चल रहे हैं, कौन किसका पिता है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते जाऊंगा, जिसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो कंफ्यूजन बहुत होता था दिल्ली सल्तनत में कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसमें लिखा है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 7वें नंबर के जो शासक हुआ करते थे, वो थे अलाउद्दीन मसूद शाह। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह, चलिए 1242 से 1246 ईस्वी तक इनका शासन हुआ। और इनका जो शासन हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र। पौत्र मतलब क्या होता है कि पापा के पापा, ठीक। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र मतलब बेटा, और पौत्र मतलब नाती, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मसूद शाह भी एक दुर्बल, अयोग्य व्यक्ति था। अब मलिक कुतुबुद्दीन हसन नायब और अबू बकर वजीर बना। इनका क्या बना, जो इनके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन नायब बना और अबू बकर को वजीर बनाया गया। मसूद शाह के समय में पुनः मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने उच्च पर अधिकार कर लिया, ठीक। बलबन ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर मंगोलों को मार भगाया एवं उच्च पर पुनः अधिकार किया। बलबन के इस कार्य से उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। चलिए आगे चलते हैं। और प्रतिष्ठा बढ़ी। वहीं अमीरों में सुल्तान मसूद शाह के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हुई, ठीक। आगे चलते हैं। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से 10 जून 1246 को हटाकर कैद कर लिया। कैद खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई भाई, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है मसूद शाह की। अब आगे चलते हैं। फिर उनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। कौन आते हैं? नासिरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल 1246 से 66। 10 जून 1246 में युवा नासिरुद्दीन महमूद, ये युवा हुआ करते थे उस समय, शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर प्रतिस्थापित किया गया। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अंदाज लगाकर सारी सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दी, ठीक।
किसके हाथों में सौंप दी? नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। आगे चलते हैं। नासिरुद्दीन ने बलबन के सहयोग और षड्यंत्र से ही गद्दी प्राप्त की थी, अतः वह बलबन के आगे असहाय था। कौन? नासिरुद्दीन। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुतुलुक खां, जिसने नासिरुद्दीन महमूद की माता मलिके जहां से विवाह कर लिया और अवध का एकता प्राप्त कर स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, नासिरुद्दीन में कौन? कुतुलुक खां। चलिए आगे चलते हैं। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भाई शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद और था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला जो शासक था गयासुद्दीन बलबन बना, जिसने बलबनी वंश की स्थापना की। अब यहाँ से बलबनी वंश स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो अब जो आते हैं नए शासक वो है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, जिन्होंने क्या है बलबनी वंश की स्थापना की। 1266 से 1286 इनका शासनकाल रहा। बलबन एलवरी तुर्क जाति का था, ये तो आपको याद रखना। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। ठीक है, हुआ था। दुर्भाग्यवश बलबन अपनी युवावस्था में ही मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया। मंगोलों ने उसे बसरा ले जाकर दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। ख्वाजा शिक्षा देकर 1223 ईस्वी में दिल्ली लाया उसको, और बलबन ने प्रभावित होकर इल्तुतमिश 1233 ईस्वी को उसे खरीदकर दासों के दल में शामिल कर लिया था। जो इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि भाई इसको कैसे कब इसको खरीदा था और कब कैसे क्या किया था, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो अगस्त 1249 ईस्वी को बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर उसे उलुग खां की उपाधि दी। ठीक है, उलुग खां की उपाधि प्रदान की। अब चलिए आगे चलते हैं। बलबन का पद और शासन। अमीर शिकार रजिया सुल्तान, अमीर आखूर बरहम शाह, अमीर हाजिब अलाउद्दीन मसूद शाह। उसका वास्तविक नाम बहरुद्दीन था। वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लेह व रक्त की नीति अपनाई। मतलब खून का का अनुपालन किया। ठीक, बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट किया। उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। ठीक, बलबन ने राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आगे चलते हैं। इसके अनुसार बलबन ने स्वयं को नियावत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पक्का आएगा। तथा जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया बताया है। अब आगे चलते हैं। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज। ठीक, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से बहुत ही स्ट्रिक्टली आप सुने कि और इसको पढ़ें भी ज़रूर और कॉपी में नोट्स भी ज़रूर करें आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली चीज़ें दोस्तों। तो ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे।
फारसी परंपरा सजदा, ये बहुत क्वेश्चन में एक बार आ गया। सजदा, सजदा क्या है? घुटनों के बल पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। ठीक है, अगर राज दरबार में कभी भी यह फारसी जो परंपरा थी वो थी सजदा थी, जो घुटनों के बल पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। ठीक, तथा पावोस, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों। बलबन ने पित्त विभाग दीवाने वजारत को सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग दीवाने औरज मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु स्थापना व बलबन ने दी। सर्वप्रथम सदैव सेना तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है कि इन्होंने जो वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया था, और जो सैन्य विभाग था दीवाने आरज मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु स्थापना व बलबन ने दी। सर्वप्रथम सदैव तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की। ठीक है, कि जल्दी से अगर कोई आक्रमण हो तो हमारी सेना तत्पर रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो गुप्तचर अधिकारी को वारिद कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वारिद कहा जाता था। फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में हुआ करते थे, तो बलबन के। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई इनका जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद जो बलबन वंश दूसरे शासक हुआ करते हैं वो है कैकुवाद, जिनका शासन 1287 से 1290। चलिए इनके बारे में जानते हैं। बलबन की इच्छा अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की थी, परंतु बलबन के जीवन काल में ही वह मंगोलों के संघर्ष करता हुआ मारा गया। ठीक, अतः बलबन ने मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु मृत शक्तिशाली सुल्तान की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। चलिए आगे चलते हैं। आप समझ तो रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको एक बार और दो बार आप पढ़ लीजिएगा तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। सुल्तान के मरते ही उसके अमीर सुल्तान के मरते ही उसके अमीर पुनः सक्रिय हो उठे। उन लोगों ने के खुसरो को सुल्तान भेज दिया एवं उसकी जगह पर बुकरा खाको के पुत्र कैकुवाद को सुल्तान मनोनीत किया। ठीक है, कैकुवाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के कोतवाल मलिक फरुखुद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें। सुल्तान को बहलाकर के खुसरो की भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसकी भी हत्या हो गई। अब जो तीसरे नंबर के जो बलबनी वंश के शासक होते हैं वो है क्यूमर्स, जिनका शासन 1290 ईस्वी में रहता है, तुर्की। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तुर्की अमीरों ने कैकुवाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया। जलालुद्दीन उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। इस बीच कैकुवाद की भी हत्या कर दी, उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। आगे चलते हैं। क्यूमर्स शमसुद्दीन के साथ दिल्ली से बरहानपुर चला गया। 3 माह पश्चात क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर स्वयं जलालुद्दीन सुल्तान बन बैठा 1290 ईस्वी में। इस प्रकार इलवरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हुई। अब इसके बाद जो दोस्तों खिलजी वंश शुरू होगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें खिलजी वंश की बहुत ही अच्छे से नोट्स हैं दोस्तों मेरे पास, बहुत ही सरल शब्दों में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको लाऊंगा, तो आप देखना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे एग्जाम डिवीज़न चैनल, क्योंकि नया चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करा करें। और ऐसे ही अगर आपको किसी आधुनिक भारत के नोट्स की ज़रूरत हो तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे इनको
और याद भी करेंगे यहीं पर क्लास में ही। तो आप बने रहें और ऐसा ही पर दिखाते रहें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर मेंस वाले बच्चों के लिए तक ज़रूर पहुंचाएं वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। पसंद आया हुआ तो लाइक ज़रूर करें। अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश पढ़ेंगे। ये जो था गुलाम वंश था, इसमें देखो दास हुआ करते, दास मतलब जो गुलाम ही थे, एक के बाद एक गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था। ठीक, इसमें 3 वंश थे, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। ठीक, और कुतुबी वंश में 2 राजा हुआ करते थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और एक आराम शाह तो आप जानते हो कि अल्लाह राशि काम था उनका। तो चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।